नमस्कार दोस्तों, योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज हम बात करेंगे स्किनर के सिद्धांत के बारे में, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि स्किनर ने किस तरीके से थॉर्नडाइक के प्रयोग में थोड़ा सा चेंज किया। और इसके साथ साथ और भी हम जानेंगे स्किनर का जीवन परिचय, सिद्धांतों के अन्य नाम, पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्किनर का जीवन परिचय। तो देखिए, स्किनर का पूरा नाम था ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, यानी बीईएफ स्किनर इसका पूरा नाम था। और इसका जन्म सस्क्वेहाना पेंसिल्वेनिया में हुआ था। और कब हुआ था? 20 मार्च 1904 को हुआ था। और देखते हैं कि 20 मार्च 1904 को इसका जन्म हुआ। इसके पिता उस समय वकील थे और माता गृहिणी रही हैं। हम देखते हैं इसकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में देखें तो इसने हैमिल्टन कॉलेज से बीए किया था। हैमिल्टन कॉलेज से बीए करता है ये। और इसके बाद यह 1930 में इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसे आप कहते हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, इसने मनोविज्ञान में मास्टर्स किया था। मनोविज्ञान में मास्टर्स किया था, मास्टर्स करता है मनोविज्ञान में। और इसके बाद यहीं से 1931 में डॉक्टरेट करता है। किस पर? मनोविज्ञान विषय से यह डॉक्टरेट कर लेता है। और इसके बाद यह 1936 तक यही बना रहता है। लेकिन 1936 के बाद यह चला जाता है आपका 1936 के बाद यह उसी समय चला जाता है मिनेसोटा विश्वविद्यालय चला जाता है। और मिनेसोटा विश्वविद्यालय से में यह टीचर के रूप में कार्य करता रहता है। लेकिन फिर इसके बाद 1945 में इसे इंडियाना यूनिवर्सिटी का मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है। मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया जाता है। और यह मनोविज्ञान विभाग का चेयरमैन बन जाता है। लेकिन फिर इसके बाद 1948 में इसे हार्वर्ड बुला लिया जाता है। और हार्वर्ड बुलाने के बाद यह पूरा का पूरा जितना बचा हुआ समय है वह सब का सब हार्वर्ड में गुजारता है। और यहीं पर अपने प्रयोगों को करता है, दोहराता है प्रयोगों को। और इसके बाद यह एक जो बनना चाहता था, बेसिकली बनना क्या चाहता था? यह बनना चाहता था लेखक। और इसके लिए वह लिखता था कविताओं के बाद इसने कुछ श्रम समस्याओं पर लेख भी लिखे थे। श्रम समस्याओं पर लेख लिख रखे थे इसने। लेकिन बाद में यह 1948 के बाद इसने वाल्डेन सेकंड नाम का एक संग्रह लिखा था। और वह संग्रह था मनोवैज्ञानिक विचारों का संग्रह। मनोविज्ञान विचारों का संग्रह, चलो लिख देते हैं, विचारों का संग्रह रहा। और इसको लिखने के बाद यह बन गया एक मनोवैज्ञानिक लेखक। और कुछ इस प्रकार पूरा का पूरा स्किनर का जीवन रहा। और इसकी मृत्यु हो जाती है 18 अगस्त 1990। लेकिन उस समय यह है फ्रायड के बाद का दूसरा सेकंड नंबर का सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हो चुका था। और यह एक राइटर के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था, मनोवैज्ञानिक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। मैंने पूर्व वाले लेक्चर में आपको बताया था कि पाउलो पुजारी बनना चाहता था तो वह साइकोलॉजिस्ट बन गया। और यहाँ पर यह लेखक बनना चाहता था तो यह मनोवैज्ञानिक बन गया। तो कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपकी जिंदगी आपको कहां से कहां पहुंचा देती है, आप खुद नहीं बता सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कार्य करते रहिए और इसके साथ साथ
कार्य करने के साथ ही आपको आगे के मार्ग प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए आपका केवल कार्य करना जरूरी है और उसके परिणामों की चिंता आप मत कीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि हम सीखते हैं किसी व्यवहार को परिणामों के कारण, यह बता दिया था आपके स्किनर ने। तो हम इसके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्किनर के सिद्धांत का नाम है आर प्रकार का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, उत्साहित अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत और इसके साथ साथ साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। ऐसे विभिन्न नाम हैं जो कि स्किनर के सिद्धांत के लिए दिए गए हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि स्किनर ने प्रयोग क्या किया और बेसिकली वह कहना क्या चाहता था। इन सब चीजों पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं, कि स्किनर का पूरा जो भी सिद्धांत रहा है बेसिकली वह डिसाइडेड किसके आधार पर होता था, वह डिसाइडेड होता था आपका ऑपरेशनल कंडीशनिंग के आधार पर। ऑपरेशनल कंडीशनिंग से यह पूरा का पूरा सिद्धांत बनता है। ऑपरेशनल कंडीशनिंग यानी कार्यात्मक अनुबंधन जिसे आप कहते हैं, उसे ही हम यहाँ पर ऑपरेशनल कंडीशनिंग कहेंगे। आप देखते हैं कि स्किनर ने बताया है कि व्यवहार जो भी होंगे, जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है वह दो प्रकार के व्यवहार करता है। एक होता है आपका प्रतिवादी व्यवहार, प्रतिवादी व्यवहार जिसे आप रिस्पॉन्स व्यवहार कहते हैं। रिस्पॉन्स व्यवहार, किसी चीज पर रिस्पॉन्स देना, है ना। तो ये आपका एक प्रतिवादी व्यवहार हो जाता है। और दूसरा व्यवहार आपका होता है कार्यात्मक व्यवहार। कार्यात्मक व्यवहार किसी उद्दीपक के प्रति सहज प्रतिक्रिया, किसी उद्दीपक के प्रति सहज प्रतिक्रिया होना, यह आपका प्रतिवादी व्यवहार होता है। मतलब अपने आप सहज प्रतिक्रिया हो जाए और इसके बाद वह प्रतिक्रिया आपके पूरे के पूरे परिणाम को संतुष्ट कर देती है। आप देखते हो कि जब भी तेज लाइट पड़ती है और तेज लाइट पड़ने पर आपकी पलकें तुरंत झपक जाती है, बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है यह एक प्रकार का प्रतिवादी व्यवहार होता है। लेकिन कार्यात्मक व्यवहार क्या कहता है? कार्यात्मक व्यवहार कहता है कि हम कार्य के आधार पर अगर कंडीशनिंग कर ले, यही बताया है आपके स्किनर ने कि कार्य के आधार पर हम कंडीशनिंग कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसकी प्रोसेस पूरी कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले आप देखते होंगे कि आप कहोगे कि यह एक प्रतिवादी व्यवहार है, पलकों का झपक जाना। तो आप कह दो कि भूख लगने पर खाना खा लेना भी एक प्रकार का प्रतिवादी व्यवहार होता है। तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भूख लगने पर खाना खाना यह एक प्रकार का कार्यात्मक व्यवहार है। कार्यात्मक व्यवहार है बेटा ये। और कार्यात्मक व्यवहार होगा क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको भूख लगती है, तो आप ये थाली है और इसमें रोटी रखी है, तो सबसे पहले आप रोटी की ओर हाथ ले जाओगे। पहले हाथ ले जाना, फिर रोटी उठाना, रोटी तोड़ना, रोटी तोड़ने के बाद वापस हाथ को मुंह तक लाना, मुंह तक लाने के बाद उसे चबाना, चबाने के बाद निगलना। तो सभी एक प्रोसेस है, बताइए।
और ये सब की सब क्रिया के आधार पर की जाती है व्यक्ति द्वारा, इसलिए हम इन्हें कैसे प्रतिवादी व्यवहार कह सकते हैं। जब इसमें इतनी सारी प्रक्रियाएं हमारे द्वारा की जाएंगी तो यह प्रतिवादी व्यवहार नहीं हो सकता, यह आपका कार्यात्मक व्यवहार होगा। अब आपने देखा कि हमने भोजन को खाया और भोजन को खाने के बाद हमें प्राप्त हो गई संतुष्टि, तो भोजन आपका बेटा यह एक प्रकार का प्रबलक हो जाएगा ना, प्रबलक हो जाएगा, रिवार्ड हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, पुनर्बलन हो जाएगा, कुछ भी आप इसका कुछ भी नाम रख लो, यह आपके लिए इस प्रकार की चीजें कर रहा है कि आपका प्रबलक है, आपका पुरस्कार है, यह आपका इसके साथ साथ पुनर्बलन है यह। और जब आप देखते हो कि इस प्रक्रिया का कार्यात्मक व्यवहार का परिणाम अगर सुखद हो जाएगा, परिणाम अगर सुखद हो जाएगा, अगर परिणाम सुखद है तो व्यक्ति व्यवहार को सीख जाएगा, व्यवहार को सीख जाएगा। और यदि इसका परिणाम दुखद हो जाएगा, दुखद हो जाएगा तो वह प्रतिहार करेगा और पलायन करेगा। प्रतिहार और पलायन यानी अवॉइडेंस, और इसके साथ साथ पलायन का अर्थ है कि उस आदत को त्याग देना, और इसका अर्थ है कि उससे दूर भागना। प्रतिहार का अर्थ है कि उससे दूर भागना और पलायन का अर्थ है कि उसे त्याग देना। तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाएं करना व्यक्ति स्टार्ट कर देगा। तो स्किनर ने जब थीसिस तैयार की तो उसने बताया कि व्यक्ति व्यवहार को परिणाम के आधार पर सीखता है, परिणाम के आधार पर सीखता है। परिणाम अच्छा तो व्यक्ति उसे सीख जाएगा, और परिणाम दुखद तो व्यक्ति उसे छोड़ देगा। तो कुछ इस प्रकार की प्रोसेस रहेगी। फिर इसने और थोड़ी सी चीजों को बताया है यहाँ पर, तो उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या बताया है। देखिए भाई कि आप देखो कि आपने गर्म खाने को छुआ, छूने के बाद आपको गर्म लगा, और गर्म लगना आपका दुखद परिणाम हुआ, दुखद परिणाम हुआ, और जिसके कारण आपने फोर्क से खाना स्टार्ट कर दिया, जिसे आप काटा कहते हो, उससे खाना स्टार्ट कर दिया। और भी अगर आप चीजें जानो तो आप देखते हो कि परिणामों के कारण या फिर पुरस्कारों की क्रमिक श्रृंखला से व्यक्ति व्यवहार को सीख जाता है, व्यक्ति व्यवहार को सीख जाता है। जैसा कि आपने यहां पर देखा, एक दुखद परिणाम के कारण एक दूसरा व्यवहार व्यक्ति ने सीख लिया, और इसी की बात करता है आपका स्किनर कि व्यक्ति परिणामों के कारण या पुरस्कारों की क्रमिक श्रृंखला के कारण धीरे धीरे करके व्यवहारों को सीखता जाता है, और इसके साथ साथ वह चुनना, खोजना, खाना और बहुत सी ऐसी प्रोसेस सीख लेता है जो कि स्किनर समझाना चाहता था। ऐसी बहुत सी प्रोसेस होती हैं जो कि स्किनर ने बताया है, उन्हें प्राणी सीख लेता है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रयोग क्या था स्किनर का, और स्किनर ने प्रयोग में क्या बताया है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, तो हम चूहे पर प्रयोग को जानते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनर बॉक्स की। इसे हम स्किनर बॉक्स कहते हैं, स्किनर बॉक्स कहा जाएगा इसे। इसमें एक चूहा बैठा हुआ है, मान लीजिए कि यह मेरा चूहा है, यह मेरा चूहा है,
यहाँ पर इन्होंने एक बर्तन रखा कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर इन्होंने एक लीवर लगाया, यहाँ पर इन्होंने इस पाइप के माध्यम से इसको एक पात्र से जोड़ दिया और यहाँ पर गोली के रूप में भोजन को रखा गया और इसके बाद चूहे को छोड़ दिया गया, चूहे को इसमें छोड़ दिया गया। चूहा घूमता रहा, खरोंचता रहा और इधर उधर घूमता रहा। तो जो चूहे के खरोंचने का व्यवहार रहा, खरोंचने का, घूमने का, सूंघने का, इस व्यवहार को हम अन्वेषी व्यवहार की संज्ञा देते हैं। अन्वेषी व्यवहार की संज्ञा देते हैं हम इसे। और इस प्रत्येक व्यवहार को, जो भी व्यवहार किया जा रहा है, प्रत्येक व्यवहार को स्किनर द्वारा वातानुकूलित किया गया था, वातानुकूलित किया गया था। अर्थात सबसे पहले अगर उसने खरोंचना सिखाया होगा तो खरोंचने के बाद उसने पुरस्कार दिया होगा, खरोंचने के बाद उसने पुरस्कार दिया होगा। अगर उसने घूमना सिखाया होगा तो घूमने के बाद भी उसने पुरस्कार प्रदान किया था। कई बार, मतलब एक व्यवहार को सिखाने के लिए स्किनर ने कई बार पुरस्कार प्रदान किए हैं। आप उसको पुरस्कार कहो या पुनर्वलन कहो, तो हर व्यवहार के लिए उसने वातानुकूलित कर रखा था पहले से चूहे को। सूंघने के व्यवहार को दिखाने के लिए भी उसने पुरस्कार प्रदान किया था। और इन सभी प्रकार के व्यवहारों को उस चूहे ने कर डाला था, लेकिन फिर भी उसे पुरस्कार की प्राप्ति नहीं हुई। उस परिस्थिति में हुआ क्या कि गलती से उसका पैर इस लीवर पर पड़ गया, इस लीवर पर उसका पैर पड़ गया और लीवर पर पैर पड़ने के बाद जैसे उसका पैर पड़ जाता है, वहां से एक गोली निकलकर यहाँ पर चूहे के पास गिर जाती है और चूहा खा लेता है। तो यानी देखा आपने कि किसी नए व्यवहार में, अब इस बार उसे किसी नए व्यवहार में पुरस्कार प्रदान किया था, नए व्यवहार में पुरस्कार प्रदान किया था। अब आप देखो कि जब स्किनर बार बार इसी चीज को करेगा, बार बार इसी चीज को करता है कि प्रयोग को बार बार दोहराया और इस प्रकार बार बार उसे पुरस्कार देता गया, मतलब कई बार उसे पुरस्कृत किया, कई बार पुरस्कृत किया। तो इससे हुआ क्या, चूहे का साहचर्य स्थापित हो गया, साहचर्य स्थापित हो गया कि हाँ भाई, लीवर पर पैर रखने के कारण ही मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्किनर ने डिफरेंस क्या रखा था थॉर्नडाइक से, कि इसने यहाँ पर स्टिमुलस की बात नहीं कही है। जो थॉर्नडाइक कहता रहा है कि स्टिमुलस के कारण सीखता है, तो यहाँ पर उसने स्टिमुलस को हटा दिया है। इसने कहा है कि व्यक्ति या बालक जो भी है वह प्रतिक्रिया के आधार पर सीखेगा, अपने कार्यों के आधार पर सीखेगा, क्रियात्मकता के आधार पर सीखेगा, ना कि उद्दीपक के कारण सीखता है। तो यह डिफरेंस रखा है इसने। और क्या बताया था इसने बताया था कि चूहे का जब साहचर्य स्थापित हो गया तो इसका मतलब है अनुबंधन स्थापित हो गया। अनुबंधन स्थापित करने के साथ साथ उसने चीजों को सीख लिया। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो प्रबलक का काम कर रहा है, प्रबलक या पुनर्बलन, जिसे आप कहते हो प्रबलक या पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट का काम कौन कर रहा है? आपका भोजन।
लेकिन आप सोचो कि यदि भोजन को हटा दिया जाएगा, यदि भोजन को हटा दिया जाएगा तो धीरे धीरे करके इसके व्यवहार में कमी आने लगेगी, कमी आने लगेगी। इसी को आप विलोपन कहते हैं, अर्थात इसके व्यवहार में कमी आने लगेगी। और क्या चीज बताई है स्किनर ने? स्किनर ने बताया है कि आप शेपिंग कर सकते हो, आप शेपिंग कर सकते हो। यदि आप किसी चीज को बार बार दोहराओ, बार बार उसे पुनर्बलन दोगे, मान लो यह एक व्यवहार था, यह आपका आकस्मिक व्यवहार था। पहली बार अगर पैर पड़ा, पैर पड़ना, यह आपका आकस्मिक व्यवहार रहा, आकस्मिक व्यवहार था। लेकिन अब अगर इसकी शेपिंग करना है, आपको आकार में ढालना है, व्यवहार में लाना है। शेपिंग मतलब होता है व्यवहार में लाना है, उसे सिखाना है, उसे सिखाना है। अगर सिखाना चाहते हो तो उसे इसी प्रोसेस को आप बार बार करिए, बार बार करिए, और यही इसकी शेपिंग हो जाती है। अर्थात आप पुनर्बलन में थोड़े से परिवर्तन करके उसे शेपिंग कर सकते हो, उस व्यवहार की शेपिंग कर सकते हो, उसे प्राणी को उस व्यवहार को सिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार इन्होंने शेपिंग भी बताया है, और शेपिंग के साथ साथ इन्होंने ऑपरेशनल कंडीशनिंग भी बताया है। ऑपरेशनल कंडीशनिंग यानी क्रियात्मक अनुबंधन, ऑपरेशनल कंडीशनिंग यानी क्रियात्मक अनुबंधन, इन दो चीजों पर इन्होंने बात कही है। और बेटा देखो कि पुनर्बलन पर सर्वाधिक महत्व दिया है इन्होंने, सर्वाधिक महत्व दिया है, इन्हीं के द्वारा दिया गया है ना। तो आपने सीखा क्या इससे? आपने सीखा कि नए व्यवहार को सिखाने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। आपने सीखा कि नए व्यवहार को अगर आप सिखाना चाहते हो तो पुनर्बलन आवश्यक है, और इसके साथ साथ अगर आप शेपिंग करना चाहते हो तो आपको पुनर्बलन को एक लंबे समय तक देना पड़ेगा, जिसके बाद आप शेपिंग कर पाओगे। और पुनर्बलन का यूज कैसे करेंगे, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपको पुनर्बलन हमेशा ही, पुनर्बलन जो भी दोगे वो क्रिया करने के बाद दोगे, क्रिया करने के बाद, तभी तो प्राणी सीखेगा ना। क्रिया करने के पहले अगर आपने दे दिया तो उसके लिए फिर आवश्यकता क्या हुई, वह क्रिया क्यों करेगा? तो क्रिया करने के बाद अगर आप दोगे तो उसे पुरस्कार के रूप में प्राप्त होगा। और आप जानते हो कि अगर आप जानते हो कि यदि परिणाम, आपका परिणाम, यह परिणाम अगर आपका अच्छा रहा, परिणाम अच्छा कह दीजिए चाहे सुखद कह दीजिए, अच्छा रहा तो प्राणी सीखेगा, सीखेगा। परिणाम बुरा रहा तो प्राणी नहीं सीखेगा, नहीं सीखेगा। लेकिन प्राणी का सीखना या ना सीखना यह किस पर निर्भर है? आपका परिणाम पर। और यह पूर्वव्रत पर आधारित नहीं होता, पूर्व की घटनाओं पर आधारित नहीं है, यह आपका परिणामों पर आधारित है सीखना, यह बताया था आपके स्किनर ने। और इस परिणाम का प्रबलन करने के लिए, प्रबलन आपको भोजन देना पड़ेगा या फिर कोई ऐसी चीज देना पड़ेगा जिससे कि उसका प्रबलन हो जाए। तो यह आपके स्किनर ने बता रखा है। अब हम जाने कि पुनर्बलन होता क्या है, पुनर्बलन क्या होता है आखिर। तो हम देखते हैं कि पुनर्बलन, पहली बात आप जान लीजिए कि पुनर्बलन केवल सुखद अनुभूति से रिलेट नहीं करता है, पुनर्बलन दुखद अनुभूति के पूरक से भी रिलेट करता है। तो पुनर्बलन कोई एक वस्तु हो सकती है आपकी, कोई
वस्तु हो सकती है या फिर कोई भाव हो सकता है आपका, कोई वस्तु या भाव दोनों ही हो सकते हैं, या आपके पुनर्बलन हो सकते हैं। और पुनर्बलन के प्रकारों की अगर बात की जाए तो भाई एक धनात्मक होता है, धनात्मक पुनर्बलन होता है, और एक ऋणात्मक पुनर्बलन होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। दूसरा अगर इसका विभाजन देखा जाए तो हम इसे प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में बांटते हैं। प्राथमिक क्या होता है बेटा? जो आपका जैविक रूप से महत्वपूर्ण हो, जैसे कि भोजन, पानी, यह बेटा आपका प्राथमिक पुनर्बलन होता है या प्राथमिक प्रबलक होता है। और द्वितीयक क्या होता है? जो आपकी नजर से पुनर्बलन बन गया, समझ में आया कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आप सोच रहे हो कि यह पुनर्बलन हो सकता है। जैसे कि आप धन ले लो, आप प्रशंसा ले लो, ठीक है बेटा। तो ये दो प्रकार के होते हैं आपके। अब देखते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक कौन से होंगे। तो धनात्मक में आप देखो कि जो पुनर्बलन सुखद अनुभूति करवाए, सुखद अनुभूति करवाए, वो आपके धनात्मक होते हैं। जैसे कि धन, प्रशंसा, इसके साथ साथ भोजन ले लो आप, पानी ले लो आप, तो यह आपके धनात्मक पुनर्बलन हो जाएंगे। और ऋणात्मक में क्या है कि जो दुखद अनुभूतियों से बचा ले, आपको दुखद अनुभूतियों से बचा ले, वह ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। देखो भाई कैसे बचाते हैं, आप देखोगे कि आप ठंड से बचने के लिए रजाई ओढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ऊनी कपड़े पहनना स्टार्ट कर दोगे। और देखो यदि आप गर्म चीजों से बचने के लिए, गर्म चीजों से बचने के लिए कांटे का यानी फोर्क का इस्तेमाल करने लगते हो, फोर्क का इस्तेमाल करने लगते हो, यह भी आपका ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। तो कुछ इस प्रकार से पुनर्बलन के बारे में बताया है स्किनर ने। फिर इसके बाद इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जिसे हम क्रमिक सन्निकटता का सिद्धांत कहते हैं। क्रमिक सन्निकटता का सिद्धांत कहा जाता है बेटा इसको। और ये था क्या, इन्होंने बताया कि सरल चरण में पुनर्बलन देना उच्च चरण की ओर ले जाता है, ले जाता है और अंततः वांछित व्यवहार प्राप्त होते हैं। और इसके लिए बेटा इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, अपने कबूतर पर। और होता क्या है, इन्होंने इस पूरे के पूरे इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है बेसिकली, तो आप देखो कि इन्होंने स्टेटमेंट का अर्थ यह बताया कि जब ये कबूतर पर प्रयोग कर रहे थे और यह उसे सिखाना चाहते थे कि वह गेंद को पिंच करे, गेंद को थोड़ा सा स्किप करे, लेकिन वो नहीं कर रहा था। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि अब किसी भी व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत करूंगा मैं,
मतलब वो चाहे जो व्यवहार करे, चाहे गेंद की ओर देखेगा तो उसके लिए भी मैं उसे पुरस्कृत करूंगा, तो थोड़ा बहुत हिले डुलेगा तो उसके लिए भी मैं उसे पुरस्कृत करूंगा। तो यह आपके सरल चरण हो गए, मतलब हर एक चरण के लिए उसे पुरस्कृत करना। और जब आप उसने हर एक चरण के लिए पुरस्कृत करना स्टार्ट कर दिया तो उसने थोड़ी देर बाद देखा कि गेंद थोड़ी दूर पड़ी हुई थी। कारण क्या था? क्योंकि उसने सरल चरण के लिए तो पुनर्बलन दे दिया था, पुरस्कार दे दिया था, और इसके बाद वह प्राणी को उच्च चरण की ओर ऑटोमेटिक ले गया, क्योंकि सरल चरण उसने सीख लिया तो अब उच्च चरण को सीखने का वह इच्छुक हो जाएगा। तो इसकी बात कही थी इन्होंने। आप इसी चीज को अगर अपने विद्यालय में फॉलो करवाना चाहोगे तो आप देखोगे कि बच्चा अगर खेलने जा रहा है, बच्चा खेलने जा रहा है बेटा, तो खेलने के लिए देखो सबसे पहले बैट को पकड़ना, बैट को पकड़ना। अब बच्चा बैट को पकड़ना चाहता है और पकड़ नहीं पा रहा है, आप उसे अगर नकारात्मक पुनर्बलन देते रहोगे कि नहीं अरे यार तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बैट को पकड़ने के समय भी सकारात्मक पुनर्बलन देते रहना चाहिए, और जब सकारात्मक पुनर्बलन दोगे तो उसे हाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बैट को पकड़ सकता हूँ, तो बैट को पकड़ना सीख जाएगा। और बैट को एक बार पकड़ना सीख गया, फिर दूसरा स्टेप कोई, जैसे कि वह पल्ला उठा नहीं पा रहा है, तो जब बैट को उठाना सीख रहा होगा, वह बैट को उठाना सीख रहा होगा, उस समय भी आप उसे पुनर्बलन दीजिए, और ऐसे करके हर स्टेप में आप उसे पुनर्बलन देते रहिए, और धीरे धीरे करके वह लास्ट में बैट से खेलना भी सीख जाएगा, बैट से खेलना सीख जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार की बात कही इन्होंने क्रमिक सन्निकटता का सिद्धांत में, कि आप एक स्टेप में दीजिए, दूसरे स्टेप में दीजिए, तीसरे स्टेप मतलब सरल स्टेप में दीजिए आप, तो जो मेन कठिन स्टेप है वो ऑटोमेटिक बच्चा सीख जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस रही आपकी। आपने आज पूरे पुनर्बलन के सिद्धांत को जान लिया है, स्किनर का पूरा सिद्धांत पता चल गया होगा आपको, और इसके साथ साथ आपको क्रमिक सन्निकटता का सिद्धांत भी पता चल गया, आपको शेपिंग भी पता चल गई, आपको इसके साथ साथ ऑपरेशनल कंडीशनिंग भी पता चल गई, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि स्किनर ने कबूतर पर गेंद को थ्रो करने के लिए प्रयोग किया था और चूहे पर उसने बॉक्स के अंदर रखकर प्रयोग किया था। तो कुछ दो प्रकार के प्रयोगों को किया था। इस प्रकार से मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर कोई आपको सुझाव देना चाहते हैं आप कि वीडियो में कुछ चेंज करिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपके सवालों के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है युग इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।